अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आपने देखा अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी शुरू दोनों साइडों से हो गई है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि वहां जाके धरना देंगे। हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है जैसे दूसरे इदारों के बारे में दिफा के लिए सामने आते हैं, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के दिफा के लिए सामने आए। लेकिन प्रोग्राम का आगाज ब्रॉडशीट से करेंगे, और ब्रॉडशीट से इसलिए करेंगे कि एक ऐसा इशू है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। एक फर्म के सीईओ ने एक मीडिया से गुफ्तगू की, उसके बाद बयानात हुकूमत और ऑपोजिशन की जानिब से शुरू हो गए। हुकूमत इसको अपनी फतह करार दे रही है, ऑपोजिशन इसको अपनी फतह करार दे रही है। आखिर ये इशू जा क्यों, इसमें इशू है क्या, क्या चाहते हैं दोनों पार्टियां कि ब्रॉडशीट के केस में असल में क्या है। मैं जरा पॉलिटिकल व्यू लेना चाहता हूं उस पर, असल में क्या है और होना क्या चाहिए। उसके बाद जरा आते हैं हम इसके बाद इलेक्शन कमीशन पर भी और ऑपोजिशन और पीडीएम की पॉलिटिक्स पर भी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तरह मियां साहब के भी और मरियम नवाज शरीफ साहबा के भी। जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ये आखिर ब्रॉडशीट में क्या नजर आया है आपको? मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए चले कह दे, मैं जानना चाहता हूं। जी अस्सलाम, सॉरी काशिफ, एक दफा दोबारा बोलिएगा। मैं कहा आपको ब्रॉडशीट में हुकूमत को क्या नजर आ रहा है, फतह कहां नजर आ रही है अपनी? नहीं, ब्रॉडशीट तो देखो ना, ब्रॉडशीट का मामला क्या है। 2001 में परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जनरल अमजद उस वक्त चेयरमैन नायब थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपनी ये हायर की। उस कंपनी को कहा गया कि 200 लोगों की प्रॉपर्टीज जो है वो बाहर है, हमारे ख्याल में आप उसको ट्रेस एंड ट्रैक करें। वो जो कंपनी थी, अच्छा इंटरेस्टिंगली उसमें इसहाक डार साहब का नाम शामिल नहीं था उन 200 लोगों में। क्यों शामिल नहीं था? वो अप्रूवर थे यहाँ पे। जो उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की वो जो प्रॉपर्टीज वगैरह की लिस्ट दी, वो एग्जैक्टली वही है जो आप सबको पता है। यही लिस्ट थी जो पैनामा में बाद में आई। अच्छा, 2002 में क्या हुआ कि 2002 में वो चूंकि वो डील हो गई और एनआरओ करके चले गए, जिसकी अब भी ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं सारे। तो उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट का इंटरेस्ट खत्म हो गया ज़ाहिर है उन केसेस में, और इन द मीन टाइम ब्रॉडशीट के अंदर भी झगड़ा शुरू हो गया। तो वो 2 ब्रॉडशीट्स बन गई, एक ब्रॉडशीट एलएनसी बन गई, एक ब्रॉडशीट बन गई। तो ब्रॉडशीट एलएनसी को नायब ने समहाउ उन्होंने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की या क्या किया, इन्होंने अपने पैसे उनको दे दिए। अब देखें, ये जो ब्रॉडशीट के फैक्ट्स है ना, ये सिर्फ एक और जो समझिए कि प्योर एविडेंस है इस चीज की, इंडिपेंडेंट उसकी कॉर्पोरेशन है जो मैं और आप सब जानते हैं कि, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त जरदारी साहब की या नवाज शरीफ की, जो हमें पता है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हर बंदे को पता है ये तो वो प्रॉपर्टीज है ना जो धोखे में पता चल गई, हमें नहीं पता। मैं वही तो कह रहा हूं फवाद साहब के वो तो नई चीज तो कोई नहीं बता रहा है, वही पुरानी चीजें बता रहा है जिसपे मियां साहब को सजा हो चुकी है। वही एमनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जिसका वो जिक्र कर। एक बात आपकी सही है, आपकी जो एक अगर आप देखें सही है, लेकिन एक ये है ना कि एडिशनल एक बन गई, जिस तरह से एक लंबी लिस्ट है जिसको जुबैर साहब ने और उनकी पार्टी ने सू करना है, यानी बीबीसी को सू करना है, गार्डियन को करना है, वो 10 और जो है उनको सू करना है, ARY को सू करना है। उसमें अब एक और लिस्ट में इजाफा हो गया कि अब इन्होंने उनको भी सू करना है, ताकि इनके एक लंबे के बिलियनर बन सकते हैं अगर इनको ये सू करें। ठीक, वो आप अब सू का वही एक मामला इसमें नया है जिसके ऊपर वो मुसावी साहब खुद ही कह चुके हैं कि मेरे पास उसका एविडेंस कोई नहीं, कि वो अंजुम डार जो थे वो आए, वो मेरे पास उन्होंने मेरी बात कराई, लेकिन जब उनसे पूछा गया बाद में कि आपके पास कोई एविडेंस है, उन्होंने कहा मेरे पास कोई हार्ड एविडेंस इस चीज का नहीं है, सिर्फ ये कहा कि मेरे साथ एक और वकील बैठे थे। तो इसी चीज पर सू हो सकता है कि $25 मिलियन की जो रिश्वत दी गई वो एक ऐसे टाइम पे दी गई जब वो केस ही नहीं परसू कर रहे थे, वो तो अपने पैसे मांग रहे थे अदालत के अंदर। सो व्हाई वुड दे गो एंड ऑफर मनी? ये इसकी लॉजिक क्या है, वो लॉजिक समझ नहीं आ रही। बट जो ब्रॉडशीट में उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, उस अपार्टमेंट्स पर नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है, मरियम नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं वो जो फतह के शादियाने बज रहे हैं, देखो हम तो पहले ही कहते थे, वो तो पहले ही साबित हो चुके हैं, उसमें तो कोई नई चीज है नहीं। जुबैर साहब एक खबर आपसे जानना चाहता हूं कि आप सेनेटर बनने वाले हैं, सुना, मुबारक दे दें आपको। मुझे नहीं पता। आपने अपना अच्छा, आप पंजाब से आ रहे और वोट क्यों ट्रांसफर कराया आपने? एक तो नहीं काशिफ, मैं इस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा। नहीं चलें, एक बात का बता दें, एक तो फैक्ट है, आपने अपना वोट ट्रांसफर करा लिया कि नहीं? इस पर भी नहीं जिक्र करूंगा सर, ये तो फैक्ट की बात है, कहते नहीं है, मेरा ख्याल है कह दे नहीं किया। लेकिन मसला ये होता है नहीं किया। अच्छा चलें, वो पार्ट मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, मैंने कोई वोट ट्रांसफर नहीं किया।
तो जितनी भी ये खबरें हैं और करेंगे भी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सेनेटर अच्छा, बनूंगा नहीं बनूंगा जाहिर है पार्टी लीडर, लेकिन करेंगे भी नहीं, वोट ट्रांसफर करेंगे भी नहीं ना, ये भी कह दें। नहीं, ये तो अगर वो देखे ना, अगर उसकी लीगल रिक्वायरमेंट जो भी होगी, अगर वो फैसला करते हैं मेरे फेवर में, तो फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल करनी होंगी। नहीं तो जुबैर साहब, वो मोरालिटी किधर जाएगी जो दिन रात आप प्रोपेगेट करते हैं और हमें बताते हैं कि ये बड़ी बुरी बातें हैं, इस तरह से करना। पंजाब की सीट के ऊपर कराची का कौन सी बुरी बात है? लीगल रिक्वायरमेंट मैंने कहा क्या ना वो फवाद साहब का आर्गुमेंट ये है कि सिंध या कराची के आप प्रेसिडेंट हैं और कराची से आप हैं, वहां से अगर आप वोट ट्रांसफर कराएं पंजाब में सिर्फ इसलिए कि पंजाब की सेनेट की सीट लेनी है, वो मॉरली एक गलत इशू है। नहीं, जेन्युइन पीएमएलएन के वर्कर का हक मारेंगे। एक होता है अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जेन्युइन पीएमएलएन के वर्कर का हक भी मारेंगे। तो किसमें भाई, एक सेकंड, पहली बात तो ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स पाकिस्तान के किसी कोने से भी इलेक्शन लड़ सकता है, जनरल इलेक्शन फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करनी होती है। सेनेट के लिए लीगल रिक्वायरमेंट मुझे तो अभी कुछ पता भी नहीं है, तो वो फवाद चौधरी साहब आपको तो इनकरेज करना चाहिए अच्छे लोगों को हाउस में आने का। आप मतलब नहीं, परेशान लेकिन अच्छे लोग पंजाब तो है ना जुबैर साहब। हम बात ये है कि आप, हाँ, तो जो भी फैसला करेंगे भाई, पहले तो अभी तो आप मेरे से वो बहस कर रहे हैं जो कि प्री मैच्योर है, सो आई विल नॉट इवन गो इनटू दैट बहस, बिकॉज़ इसको कोर्ट किया। वो कह रहे मॉरली गलत बात है। अच्छा चले, मॉरली गलत है, चले कह देना जुबैर साहब, मैं सिर्फ मॉरल आदमी हूं कि ताकि मुझे उड़ाने के लिए, हां, किसी और को कहूं मैं मॉरल में मैं इसी तरह करता हूं, जाने मैं लेट्स कम टू द पॉइंट जो ये सर, था। एक आखिरी सवाल, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान हैं, आप मियां साहब के तर्जुमान हैं, तो नहीं पता कि सेनेट मिल रही है कि नहीं मिल रही? यार बड़े अफसोस की बात है, ये कैसे मुमकिन है? काशिफ, पता है क्या, आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, बिकॉज पता क्या होता है उसमें किसी मेरे लिए या किसी और के लिए मुश्किलात ही पैदा हो सकती हैं, तो अगर आप मेरे दोस्त हैं तो इसको अवॉइड करेंगे। वो गाल दोस्ती पे आ गई है। यार अभी कोई चीज पता ही नहीं तो उस पर क्या डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। किसी ने आंख मार के जुबैर साहब कह दिया हो टिकट ताड़ा ही है, कोई गल नहीं, अब पंजाबी में बात करनी पड़ेगी आपसे, आप पंजाब से सेनेटर आ रहे हैं तो तानू ताड़ा पंजाबी में गल करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। यार आप पता नहीं कहां से क्यों बात कर रहे हैं, और फिर आप मेरे से जो असल टॉपिक है उस पर टाइम नहीं देंगे। बिल्कुल दूंगा, 2 बंदे बड़ा टाइम है आप लोगों के पास सर। अच्छा मैं शुरू करूं? बात ये कि बड़ी मॉरल बात है, आप जैसे लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप सिंध से इलेक्शन लड़े। अच्छा जी सर जी, ओ सर जी मान लिया, ठीक है सर। अच्छा आप मान रहे हैं का मतलब आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पंजाब से? फवाद चौधरी साहब, मॉरली इमरान खान को करप्ट कहना, इमरान खान साहब को इतना जलील करना पब्लिकली और उसके बाद उसी की पार्टी ज्वाइन करना, मेरा ख्याल है वो मोरली ज्यादा खराब था। अगर आप मोरालिटी पर ही आ गए हैं तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मोरालिटी। मेरी मोरालिटी आप जज कर लीजिएगा जब वक्त आएगा। के पेट को फाड़ के आपने उनसे जो है वो पैसे लेने थे। पहली बात तो ये कि मैंने तो कभी इमरान खान एक चीज तो क्लियर है, फवाद चौधरी डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट ब्रॉडशीट। बात सुनिए ना, आप जरा बात तो सुन लेना, हौसला करें। आप लोग तो इतने इमोरल और घटिया हैं कि आपने तो जरदारी साहब के पेट से जो है वो पैसे निकालने थे, आप सारे उनकी गोद में जाके बैठ गए। तो साबित ये कर रहे हैं आप दोनों के सारे इमोरल हैं। आप घटिया लोग हैं, सारे इमोरल, क्योंकि मेरे पे तो ऐसे उन्होंने हमेशा कहता हूं कि फवाद चौधरी के साथ मैंने प्रोग्राम करना है क्योंकि उनकी लैंग्वेज कम से कम वो चोर डाकू और घटिया नहीं कहते थे, तो आज उन्होंने भी ये खिताब वो आपने वो जलील कहा ना, उस वजह से उनका जवाब में उन्होंने घटिया कह दिया। इस वजह से चलें इस लैंग्वेज को बेहतर कर लें आप दोनों। ये बताएं जुबैर साहब, ब्रॉडशीट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी देखें, इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने बड़े स्मार्टली 2003 तक की बात की और उसके बाद वो बिल्कुल गोल कर गए। उसके बाद की रियलिटी है 2003 में परवेज मुशर्रफ साहब ने कैंसिल कर दिया था, और ये भी एक हकीकत है कि 200 लोगों की लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में बहुत से नाम निकाल लिए गए थे जब पीपीपी, पैट्रियट और पीएमएल-क्यू बनी थी, तो उसमें से बहुत से नाम निकाल लिए गए थे। जैसे पाकिस्तान में होता है अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंप्रेस करने के लिए होती है, उसमें कोई सीरियस। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, और उसके बाद एकदम से आप आ रहे हैं, शेरपाव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एतराफ किया
कि उनके स्विस अकाउंट्स मौजूद हैं। उन्हें कहा मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखे थे ये पैसे। मैंने मार्शल लॉ लगने की अफवाहों की वजह से स्विट्जरलैंड में अकाउंट बनाया। मकसद यह था अगर ज़ियाउल हक जैसा तवील मार्शल लॉ आया तो बहाली जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए यह रकम इस्तेमाल की जाएगी। सरहद हुकूमत को बचाया नहीं जा सकता। मेरा ही नहीं, हजारों लोगों के बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं वगैरह वगैरह। सो ये आप जो कह रहे हैं ना, वो फिर उसके बाद आपको याद होगा इनका नाम दिया गया आपने उनको पूरा टाइम दिया था अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। मुझे सर वैसे आपका मेरा ख्याल है थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा कम है। सुना करें, कभी आप सुनते नहीं है। मैं ये आपका जो केस है उसी की बात कर रहा हूं कि इनका नाम उन लोगों में शामिल था जिनका नाम वापस लिया गया। लेकिन आपको पूरा वक्त ना मिले तो आप मुझे कहें कि आपको वक्त नहीं दिया गया, कि नहीं खबर बता रहा हूं आपको। लेकिन आप लोग पता आपका प्रॉब्लम क्या हो गया? तर्जुमान बनाने का मतलब ये नहीं है सर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। एक चीज ऐड कर रहा हूं कि जो चीज आप कह रहे हैं उसमें यह शामिल है कि जिसने माना कि मेरे अकाउंट्स बैरून मुल्क हैं, उनका भी केस परसू नहीं किया गया था। ठीक है, बिल्कुल एग्री। आगे चले, बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं जब मैं अपना आर्गुमेंट पेश करता हूं तो मुझे किस पर फोकस करना है, वो दैट इज माय चॉइस। ओके, यू कैन डिसएग्री बट यू शुड डिसएग्री लेटर ऑन व्हेन आई प्रेजेंटेड माय केस, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचता नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सीधा सीधा आप आ जाएं, 2018 के इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद शहजाद अकबर साहब अकाउंटेबिलिटी के हेड बन गए और उन्होंने लंदन गए, वो जो ब्रॉडशीट के सीईओ ने उन पर इल्जाम लगाया है, हमने नहीं कहा, उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि शहजाद अकबर साहब ने उनके साथ नेगोशिएशन शुरू की और उनको ये कहा कि जी मैं आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा जो 2003 में कैंसिल हुआ था, एक नया कॉन्ट्रैक्ट दूंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए मियां नवाज शरीफ के हवाले से या और लोगों के हवाले से भी, वो क्लियर नहीं है, बट मियां नवाज शरीफ क्लियरली उसमें है। और लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मैं उस वक्त दूंगा आपको जब ये सीईओ ने कहा है ब्रॉडशीट के कि जब आप मुझे कट का एग्री करेंगे। एंड ही वॉज ऑब्वियसली टेकन अ बैक अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडशीट सीईओ, और उन्होंने कहा कि ये आप यहां से भाग जाए। अकॉर्डिंग टू ब्रॉडशीट सीईओ के एक और साहब थे जिन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि वो जर्नल हैं और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से उनका ताल्लुक है और वो इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेटिव साइड पर, और वो उन्होंने भी अपना कट मांगा। ये तो ब्रॉडशीट के सीईओ ने कहा सर, है। जो तो कहा है, अगर इजाजत है, अब आप क्योंकि एक फैक्ट कोर्ट कोट कर रहे हैं, मैं बता दूं उसमें उन्होंने ये कहा है कि शहजाद अकबर टीम के साथ फेडरल एजेंसी के पास आए, हमारी एजेंसी के पास। उसमें एक शख्स ने हमें मिलने के लिए अप्रोच किया, हम मिले तो उसने कहा कि एक नया अग्रीमेंट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक अकाउंट है अरबों डॉलर्स का, इसमें हमारा शेयर 20% होगा। उस शख्स ने कहा हमारा कट क्या होगा। सवाल जब पूछा गया, उसको शहजाद अकबर लीड कर रहे थे, मुसावी ने कहा मैं शहजाद अकबर की बात नहीं कर रहा, उसे पता था या नहीं मैं नहीं जानता। ये मुलाकात 16 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जिसमें 6 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जिसमें शहजाद अकबर उस डेलीगेशन में शामिल थे। ठीक है, अब दूसरी चीजें जो हैं, जो फैक्ट्स हैं कि उसके बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को अटैच करने के लिए ब्रॉडशीट ने रिक्वेस्ट की अक्टूबर 2019 में, लंदन हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में वो रिजेक्ट कर दी। और साथ ही लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान हाई कमीशन को ये कहा कि जी आप $25 मिलियन जो उनके बकाया जाते हैं ब्रॉडशीट के, वो आप अदा कर दें। इन्होंने वो उनका अकाउंट पाकिस्तान हाई कमीशन का फ्रीज कर दिया और वहां से पैसे निकलवा लिए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवालात उठते हैं काशिफ, अगर आप मुझे 1-2 मिनट और दे दें। बताएं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में वो जो पैसे $25 मिलियन थे जो फ्रीज किए गए थे, वो कब ट्रांसफर हुए थे यहां से, और किस अप्रूवल के तहत यहां से ट्रांसफर हुए थे? क्या प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में था वो पैसे ट्रांसफर होते हुए? क्योंकि वो पैसे यहां से गए हैं अपेरेंटली पे करने के लिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या फाइट किया केस लंदन हाई कोर्ट में उस चीज को चैलेंज करने के लिए, ये कि ये $25 मिलियन हम किस चीज के अदा करें? अभी तक हमारे पास कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है जिसमें यह पता चल रहा हो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस चीज पर शदीद एतराज किया हो कि पाकिस्तान हाई कमीशन की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को खत्म करके उधर से पैसे निकलवाए गए। इस वजह से ये जो सवालात उठते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो तमाम सूरत हाल बताई गई है जो कि ये इसके बेसिस पर बाहर आई है। जहां तक वो 2012 का है क्वेश्चन,
हम तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब आप करेंगे तो सब करें, लेकिन हमारा सबसे सीरियस क्वेश्चन ये है कि आज शहजाद अकबर पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस रन कर रहे हैं और डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं इमरान खान को। आज कुंजी उनके हाथ में, पाकिस्तान के खजाने की या उनकी हुकूमत के हाथ में, उन पर डायरेक्ट इल्जाम लगाया गया है। तो ये क्या चीजें हैं जो हुकूमत पाकिस्तान मस्ट कम क्लीन एंड आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस जो कि रेज किए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के इतने पैसे 40 मैं फवाद साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, इजाजत दें तो डायरेक्ट इल्जाम इन्होंने डुबो दिए। इन्होंने किस चीज के डुबोए हैं? ठीक, फैक्ट करेक्ट, इनका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। फैक्ट करेक्ट करने के लिए सर दे एंड अप गेटिंग अकाउंट्स फ्रोजन, और क्या इन्होंने फाइट किया, और वो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यहां से जब ट्रांसफर किए तो सर, अब आपके दोनों सवाल आ गए। किसने अप्रूवल दिया, किस चीज के लिए था, एंड व्हाई पाकिस्तान डिड नॉट कंटेस्ट, एंड व्हाई द पाकिस्तान गवर्नमेंट केप्ट दिस अ सीक्रेट टिल रीसेंट इंटरव्यूज बाय दीस ब्रॉडशीट सीईओ। ठीक, एक जो आप कह रहे हैं डायरेक्ट इल्जाम है, शहजाद अकबर पर डायरेक्ट इल्जाम नहीं है, लेकिन उस डेलीगेशन के किसी आदमी पर डायरेक्ट इल्जाम है, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। नहीं, आपको कहते हैं मैं सुना आपको, मुझे लगता है आपको अपनी मर्जी की चीजें सुनने का शौक है, मैं आपको कहते हैं मैं सुना देता हूं आपको क्या कहा उस मुसावी साहब ने, सुन लें। There was a delegation that came to London to discuss with the National Crime Agency monies that had been frozen here under the unexplained wealth order, as well as the request for mutual judicial assistance from the government of Pakistan, Shahzad Akbar. They came here. At that time, I was asked to meet, and I did meet, at the Cafe Rouge in North London with a gentleman who had all the documents, and he had a draft new contract, which I had sent. My lawyers had sent a new contract to them, and we said, fine, we're prepared to forget about the money you owe us on the back of the judgment of Sir Anthony Evans. We're prepared to forget about the $30 million you owe us, okay? Let's agree to work together. And it was skeptical. They said, why would you do that? I said, because we have just found $1 billion, which we're going to pounce on behalf of the government of Pakistan, and we're going to freeze, get a court order and freeze it, restitute it back to Pakistan, and take our share. And they said, this is very interesting. Let's have a meeting. And we did. And you know what they wanted? What's our share? What's our cut? I said, your cut is 80% that's coming to the people of Pakistan. No. What's our cut? The officials. Who were Shahzad Akbar was leading that delegation who met with you. I am not saying Shahzad Akbar knew about this, but the meeting was October 6th. That's when the delegation was in London. 2018. So आपके लिए जुबैर साहब वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि शहजाद अकबर इस बारे में जानते हैं जो कट की ऑफर हुई है या नहीं। फवाद साहब, दो सवाल, $25 मिलियन कब ट्रांसफर हुए, क्या फाइट किया गया केस? देखिए, पहली बात तो ये है कि शहजाद अकबर का तो आपने क्लैरिफाई कर मैंने नहीं किया सर, ये मुसावी साहब की गुफ्तगू है, मैंने सुना था। मुसावी साहब ने वो ये वीडियो चला के क्लैरिफाई हो गया, वरना मैंने भी यही रेफर करना था कि उन्होंने इसके बारे में एग्जैक्टली क्या कहा था, और इसीलिए शहजाद ने अब जो मरियम औरंगजेब को जो है वो हटाने का नोटिस भी भेज दिया है, और वो वही कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की है। अच्छा, जो दूसरी बात है ना, जुबैर साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और 100% इसके जवाब मिलने चाहिए कि ये पैसे वहां पे कैसे पहुंचे, कौन कंटेस्ट कर रहा था, कैसे कर रहा था, लेकिन ये सवाल किससे करने हैं? मैं जुबैर साहब को ये बताऊं कि ये सवाल आपने इसहाक डार साहब से करने हैं, क्योंकि ये केस सारा जो चला है ये उस वक्त चला है जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये पैसे वहां पे कैसे ट्रांसफर हुए, केस किसने लड़ा, वकीलों को फीस किसने दी, नैब ने 2020 दिसंबर में पैसे दिए हैं। नहीं 2020 दिसंबर में पैसे दिए हैं, इसकी बात हो रही है $25 मिलियन की। साहब सुन लें, केस जो है ये तो केस नहीं, मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि दिसंबर 2020 में पैसे दिए गए हैं, जब लंदन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए 2 दिसंबर। एक फवाद सुन लें फिर आप जवाब दीजिएगा। फवाद सिर्फ सुन लें, 2 दिसंबर 2020 को ऑर्डर किया लंदन हाई कोर्ट ने फ्रीज सर, एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब उन्होंने फ्रीज करने के लिए ऑर्डर दिया तो आपने क्या किया, आपकी हुकूमत ने, आप इसका बता दें। पहली बात तो यह है कि जुबैर साहब, एक तो अमूमी तौर पे ऊपर जो है ना आप इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है आप घबराए हुए हैं आजकल, ओवरऑल पार्टी भी नीचे जा रही है, वो खत्म हो गई है बेचारी, वो जो आपने खड़ी की थी एक मूवमेंट आई, वो भी पीडीएम वगैरह जो है वो फारग हो गई है, तो आपकी घबराहट है उसमें, लेकिन आप थोड़ा सब्र सुने ताकि चले उस घबराहट का ही समझ लेना ना। आपका मेरे सवाल का जवाब दे दें, दिसंबर 2020 में पैसे दिए गए हैं सर, दिसंबर 2020 पहले तो ऑर्डर ही नहीं था लंदन हाई कोर्ट का,
तो ऑर्डर ट्रांसफर तो उसके बाद हुए हैं पैसे। पहले मेरी बात तो सुन लेना, इसलिए कि आपको फिर समझ नहीं आएगी, फिर लोगों को भी नहीं समझ आएगी। आप ऐसे अगर एक तरफा बोलते रहेंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आती है। जी जी नहीं आप नहीं सर, आपको जो बंदा ये कहना कि मुझे हर चीज की समझ है, उसको तो यकीनन समझ लेंगे। उसको नहीं हर चीज की नहीं समझ आती। मैं तो इस सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। लंदन हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में ऑर्डर किया, जुबैर साहब उसको वो स्काइप पर है, उसकी आवाज काट जाती है, जवाब ट्रांसफर कर बोलते दिए। हैं। जी जी फवाद साहब जवाब ये दो। इशू ये हुआ कि पहले ये मुशर्रफ साहब के दौर के बाद 2002 के बाद जब ये एनआरओ लेके नवाज शरीफ एंड कंपनी बाहर चली गई, तो हुकूमत का, उस वक्त की हुकूमत का इंटरेस्ट खत्म हो गया, नैब का इंटरेस्ट खत्म हो गया। इन द मीन टाइम ये जो एलएलसी है या और ये जो ब्रॉडशीट है, उनकी एक नई कंपनी रजिस्टर होगी, ब्रॉडशीट एलएलसी, वो आपस में लड़ पड़े। अच्छा, अब उस वक्त की जो नैब थी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है जो जरदारी साहब के साथ और जुबैर साहब के साथ रखने वाला ये है कि आपने नैब की उस वक्त पेमेंट जो है वो नई कंपनी को कैसे करा दिया आप लोगों ने, और फिर उसके बाद आकर के आप फिर दोबारा वो केस हार गए आप वहां पे। अब ये जो केस हुआ है ये तो सिर्फ कंक्लूजन हुआ है ना 2020 में, केस तो आप लोग अपने दौर में आप, और एक्चुअली हुआ क्या है अब बताएं। अब ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि नवाज शरीफ जो थे और जो जुबैर साहब की जो पार्टी थी और पीपल्स पार्टी थी, ये तो दोनों जो है वो मिले हुए थे। उस वक्त नैब किस तरीके से चल रही थी आपको मालूम हो, याद होगा। उस वक्त जो इन्होंने कमर है वो चेयरमैन लगाए थे नैब के, ये तो सारे लोग एक ही थैली के चटाई बट्टे थे। लिहाजा इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया कि एक जेली कंपनी ब्रॉडशीट की बना के उसको नैब की तरफ से, उस वक्त की नैब से पेमेंट करवा दी। और अब आकर के दोबारा जो है ये इस तरह के तस्वीर बहा रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या हुआ। तो मेरी जुबैर साहब से गुजारिश ये होगी कि जब यहां से प्रोग्राम से जाएंगे तो सबसे पहला फोन इसाक डार को करें और उस वक्त के अपनी जो लीगल टीम है उसको करें कि ये कैसे केस हमारे, अब वकील किसने अपॉइंट किए, हमने जो नई ब्रॉडशीट एलएलसी बनी उसको पेमेंट कैसे कर दी, सो दैट जब आप वहां पे जाएं तो आपको पता चले कि आप लोग मुलव्वस थे पूरी तरह। चौधरी, यू डोंट इवन नो द बेसिक्स ऑफ दिस केस। केस। इनको बेसिक्स सिखाइएगा जरा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इनको just- बेसिक्स भी बता दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, जाहिर है वो फवाद साहब ने कहा जो भी आपका कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे या कुछ कहना चाह रहे थे उसके बारे में वो बताइए। मैं ये कह रहा था कि देखिए 2-3 क्वेश्चंस ये हैं कि फवाद साहब कह रहे हैं इसहाक डार साहब से पूछना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2020 को फ्रीज करने का ऑर्डर किया। अब जाहिर सी बात है ये एक झटके में तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन सुबह को लंदन हाई कोर्ट ने फ्रीज करने के लिए कह दिया। लंदन हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट होता है तो उसमें तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मौका दिया जाता है। और इधर था एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान और दूसरी तरफ था ब्रॉडशीट। हुकूमत पाकिस्तान ने, हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एफर्ट नहीं किया उस पैसे को बचाने के लिए जो मेरा और आपका और टैक्स पेयर्स का पैसा है, $25 मिलियन। हमारा क्या केस था और हम क्या समझते थे कि ये इतना लूज केस है कि हम उसको कॉन्टेस्ट ही ना करें और $25 मिलियन जो है हम यहां से देते। दूसरी बात यह है कि ये किसी की ऑथराइजेशन से गए होंगे। जाहिर सी बात है हमारे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहजाद अकबर साहब और कुछ दूसरे लोग, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह इन्वॉल्व होंगे उस फैसला साजी में जिसके बदौलत ये पैसा गया होगा। वो क्या केस था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, उसमें क्या कहा गया था कि ये क्यों हम एग्री कर रहे हैं देने के लिए। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ दिसंबर 2000 में गए थे सऊदी अरेबिया, और ये ब्रॉडशीट के साथ आपने कहा कि 2001 में मुआहिदा हुआ था और उसके बाद जो भी, तो नवाज शरीफ कैसे इन्फ्लुएंस, मतलब 2 दौर हैं जिसमें ब्रॉडशीट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ऑपरेटिव था। एक मुशर्रफ साहब का दौर है और एक पीटीआई का दौर है। नहीं सर, और आप कसूरवार ठहरा रहे हैं उसमें। मैं माफी चाहता हूं अगर सुन ले, ये डॉक्यूमेंट गलत भी हो सकता है लेकिन ये उन्हीं की जानिब से लिखा हुआ है, नैब को लिखा हुआ है इस कंपनी की जानिब से, ब्रॉडशीट एलएलसी की जानिब से। दूसरे सफ़े पर इसमें वो लिखते हैं कि वाइल नवाज शरीफ वाज स्टिल इन ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मुसावी वाज अप्रोच्ड बाय मिस्टर अंजुम डार। एक उन्होंने रेफरेंस दिया है और दूसरा उसी हेडर के नीचे आखिरी में वो कहते हैं कि डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स बाय मिस्टर डार टू एंगेज, यानी इसहाक डार साहब, टू एंगेज मिस्टर मुसावी इन दिस टाइप ऑफ अनलॉफुल ट्रांजैक्शन। वो कह रहे थे सेटल कर ले हमारे साथ ही मामला, तो डार साहब ने भी सेटल करने की कोशिश की है बकौल उनके। अगर आप मुसावी साहब की बातें मान रहे हैं तो फिर ये भी मान ठीक है कि डार साहब ने भी सेटल करने की कोशिश की, अंजुम डार ने भी सेटल करने की एक और हकीकत भी है,
काशिफ एक और हकीकत भी है जो सबके सामने है कि 2 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने, लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैन नॉट बी अटैच्ड। देयर इज नो अदर थिंग विच इज अवेलेबल टू सजेस्ट कि जी मियां नवाज शरीफ के कोई ऐसे एसेट्स थे जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी और जिसकी बदौलत को लंदन हाई कोर्ट या ब्रॉडशीट ने कोई केस किया हुआ था। एक केस किया था अटैचमेंट के लिए और वो हार गए जो भी थे। नहीं सर, ये केस अटैचमेंट का नहीं था, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल उसका केस था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। फवाद साहब मेरी बात सुन लीजिएगा, जुबैर साहब को तो एबीसी का नहीं पता ना, ये तो अभी आया है, इनको तो जाहिर अपने पुराने उसका नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, और जाहिर लीगल उसका बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, जुबैर साहब की इल्म में भी शायद इजाफा हो जाएगा। ये केस फाइल हुआ था 2009 में। 2011-12 में जो इनकी अब अलाइड पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसने एक पेमेंट की। किसने केस फाइल किया था? 2009 में ये केस फाइल जो है वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। किसने किया था फाइल? ये जो ब्रॉडशीट एलएलसी है इन्होंने। उसके बाद 2016 में ये केस कंक्लूड हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये, अच्छा अब इस दौरान 2 पार्टी जो है इख्तियार में रही, एक तो पीपल्स पार्टी और एक पीएमएलएन, यानी जुबैर साहब ही दोनों दफा 10 साल इख्तियार में रहे, क्योंकि इस वक्त जुबैर साहब जरदारी साहब के भी तर्जुमान है और मरियम बीबी के भी तर्जुमान है। जब आपकी मर्जी होती तो आप मुझे कहते हैं आप थे नहीं उस वक्त, और जब आपकी मर्जी होती तो कहते हैं थमा देते हैं। 2009 में मेरी हुकूमत थी। आजकल माशाल्लाह आप दोनों यक जान दो कालब है ना, इसलिए बता रहा हूं कि वो 10 साल आपने। तो 2009 में केस फाइल हुआ, 2016 में कंक्लूड हो गया, 2018 में क्वांटम प्रोसीडिंग यानी जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स है वो भी मुकम्मल हो गई। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये पेमेंट्स कैसे हुई और क्या हुआ, तो पहले तो और केस क्यों अच्छा नहीं लड़ा गया, जो आपने बड़े जेन्युइन सवालात उठाए हैं, मैं तो इसके ऊपर आपके साथ हूं। सिर्फ मैं आपसे आपके इल्म में तो आपकी हुकूमत ने बताना है ना सर, आपसे ये फरमा रहे हैं रोल बैक करना शुरू करें। नहीं, सुने वो ये कह रहे हैं केस हारे थे 2019-20 में, अपील हारे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान। वो नहीं अपील भी नहीं हारे काशिफ, ये एग्जीक्यूशन पिटीशंस हारे हैं। जो ये कह रहे हैं ना, अभी ये कह रहे हैं ना कि अकाउंट से पैसे कैसे उधर चले गए। अकाउंट्स में पैसे हमेशा होते हैं, स्पेशली जो यूके की हमारी एम्बेसी है, चूंकि वो सारे इंटरनेशनल केसेस को डील करती है, उनके पास हमेशा पैसे होते हैं। अच्छा, $25 मिलियन होते हैं वैसे। फैक्ट्स बता देना। ओवरऑल तो हमको $300 मिलियन अपना जुबैर साहब की मेहरबानी की, हुकूमत की मेहरबानी और इफ्तिखार चौधरी, काशिफ अब्बासी, सॉरी फवाद चौधरी साहब, आप बता देना, आप बता दें कि ये पैसे पड़े थे, आपने बताने कि हम क्यों हारे थे। और बाय द वे, अगर ये हारे थे हमारी वजह से, तो आपकी हुकूमत ढंढोरा क्यों नहीं पीट रही थी अभी तक? नहीं, अगर हमारी वजह से हारे थे, अगर हमारा सारा कसूर था, तो आप इतने मासूम हैं इमरान खान साहब, जिन्होंने ऑथराइज किया पैसे देने के लिए $25 मिलियन, वो इतने मासूम है, उन्होंने कहा नहीं पीएमएलएन या पीवीपी पर नाम आ जाएगा, चुपके से पैसे दे दो। इस बात में आपकी वजन है कि जब ये केस हार गए थे तो नैब को चाहिए था, और मैंने एक्चुअली कैबिनेट में बड़ी दफा ये बात की है कि ये केसेस के ऊपर जो फीसें जा रही हैं हमें ब्रीफिंग दें और हमें बताएंगे किधर जा रही हैं कैसे, क्योंकि ये $25 मिलियन तो बड़ा थोड़ा है काशिफ। ओवरऑल आप $300 मिलियन फीस दे चुके हैं। 400 करोड़ रुपए सर, बहुत थोड़ा है। फीस 400 करोड़ रुपए। यहाँ स्टील मिल के एम्प्लॉइज को खाना नहीं मिल रहा, उनको बाहर बिठाया पे 4 दिन से, उनको आप पैकेज अनाउंस करके नहीं दे रहे हैं, लोगों को नौकरियां निकलवा रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, आप कह रहे हैं 400 करोड़ रुपए कुछ होता ही नहीं है। खा पी के हजम करके आप कह रहे हैं 400 करोड़, और उसमें से कट मिल है। भाई हम तो डायरेक्ट इल्जाम लगाएंगे कट मिला इसलिए छुपा रहे थे। जी फवाद साहब, जो कट मांग रहे थे वो फाइनली उस $25 मिलियन में से मिला होगा, इसलिए छुपा रहे थे। Why would anyone hide? And वो भी इमरान खान की हुकूमत, और वो भी कसूर पीएमएलएन और पीवीपी का, और वो छुपा के बैठे हुए थे। जी फवाद साहब, पहली बात ये, अगर इस तरह ही जुबैर साहब ने एक अपना ऐसे ही चीख चंगाड़ करनी है तो फिर वेल इन्फॉर्म डिस्कशन नहीं हो सकती। अब पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि रिकॉर्ड 2009 में केस शुरू हुआ, 2016 में खत्म हुआ। ये जो जुबैर साहब की बात यह है कि जब केस ये पैसे गए हैं, और बताना चाहिए था कि कितना लूट मार जो पीएमएलएन ने और उस वक्त ये आपने मिलके की है, वो ज्यादा लोगों के सामने लानी चाहिए थी। मैं जुबैर साहब की बात से एग्री करता हूँ, वो हमारा फेलियर है, ये हमें जरूर बताना चाहिए था कि ये यहाँ पर भी यही लोग हैं जिन्होंने आपका बेड़ा गर्क किया है, वो संभव नहीं किया, नैब को बताना चाहिए था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक सीरीज है
जो इस वक्त पैसे जो हैं हम हारे हैं इफ्तिखार चौधरी की वजह से और नवाज शरीफ हुकूमत की वजह से, जो हम पे दर पे केसेस जो हैं वो हम पे हुए हैं और हम हारे हैं। $300 मिलियन हम उसमें दे चुके हैं और अब अगले जो आर्बिट्रेशन में पैसे आ रहे हैं वो भी, और अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी में चूंकि इतना वो नहीं है असूली तौर के ऊपर, तो ये सारे लोगों को जेल में होना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टीज अटैच होनी चाहिए। और मैं तो ये भी समझता हूं कि ये जो PMLN की इस वक्त भी जो लोग बाकी यहाँ पे हैं जो उस वक्त कैबिनेट में थे, क्योंकि कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन है, ये पैसे उनकी जायदादें बेच के वापस लेने चाहिए। ये हुकूमत क्यों दे रही है? बिल्कुल ठीक बात है जुबैर साहब की, इसका जवाब होना चाहिए। जी, एक ब्रेक के बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन दूसरा रोल, आपको एक और चीज कह दूं कि ये हाईकोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। वो कहता है द क्लेमेंट इज गिवन परमिशन टू एनफोर्स द आर्बिट्रेशन अवार्ड मेड ऑन 10 अक्टूबर 2019। यानी अवार्ड हुआ था 10 अक्टूबर 2019 को। फिर इसका फैसला अदालत ने दोबारा दिया है 29 नवंबर 2019 को कि ये जो अवार्ड है ये दिया जाना चाहिए। और फिर 19 जून 2020 को यही एप्लीकेशन दोबारा कंसिडर की थी, जो जजमेंट की थी। बहरहाल ये कंफ्यूजिंग डेट्स हैं कि क्या हो रहा था उस वक्त, किस तरह हो रहा था, लेकिन सवाल के जवाब मेरा ख्याल है लोगों को अभी भी, ये दोनों पार्टियां कह रही हैं हमारी जीत है, हमारी जीत है। ये फैसला आप खुद कर लेंगे जीत किसकी है। हारा तो पाकिस्तान ने, इसको $28 मिलियन देने पड़े अपनी एक्सचेकर से। एक ब्रेक के बाद जरा पीडीएम पर भी बात करते हैं कि पीडीएम अब किधर जा रही है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब इलेक्शन कमीशन के सामने कब धरना दे रहे हैं? नहीं, धरना तो नहीं, हमने कहा जल्द से प्रोटेस्ट करने का है 19 तारीख को। और उसके बाद जी जी ये क्यों हुकूमत लगी हुई है कि पीडीएम का हवा निकल गई, पीडीएम बैठ गई, पीडीएम में कुछ नहीं बचा, ये क्यों लगे हुए ये सारे? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पीडीएम को। ये जाहिर सी बात है, तो हुकूमत वक्त का तो ये काम है कि अंडरमाइन करना, कि इतना सक्सेसफुल नहीं है मूवमेंट। कितनी सक्सेसफुल है ये तो जाहिर है फाइनली डिसाइड होएगा जब भी हुकूमत गिरेगी, तो उस वक्त पता चलेगा, या कितनी वीक हो चुकी है हुकूमत उससे भी महसूस होता है वो। और वो वीक तो हो चुकी है, वो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से जो उनका रिएक्शन है, वो जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, और पूरी हुकूमत की मशीनरी हर रोज़ 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है जिसमें सिर्फ ये बताती है कि मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने या बाकी PMLN की लीडरशिप ने क्या किया। ये नहीं बताते कि गुर्बत खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि महंगाई खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें आप सुन लें, वो देखें जी मरियम नवाज ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। बात वो तो चूंकि जुबैर साहब सुनते ही वो हैं, अदरवाइज काफी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स मिसाल के तौर पर रोबस्ट इकोनॉमी जो है वो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितनी बड़ी है। हेल्थ सेक्टर में इंच तक नहीं बनाता था पिछले साल, इस साल से हम पिछले साल से हमने वेंटिलेटर बनाए हैं, इस साल हम डायलिसिस मशीन्स और एक्सरे मशीन्स बनाने शुरू हो रहे हैं, सिरिंज अपनी बनाने शुरू हो रहे हैं। जुबैर साहब सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते हैं, अदरवाइज तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी है उसकी 2 लार्ज डैम आफ्टर मंगला डैम, इतने बड़े डैम कभी बने ही नहीं जो अब 2 डैम बनने जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी इस वक्त गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, इंडस्ट्री लेवल हुई है। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने एक सर्विस इकोनॉमी में पाकिस्तान को कन्वर्ट कर दिया था, शौकत अजीज से लेके इसाक डार तक की रजीम ने, उसको पाकिस्तान इमरान खान ने आके चेंज किया है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी पाकिस्तान की, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है इस शहर में। लेकिन बादशाह पीडीएम से कितना खतरा महसूस कर रहे हैं? पीडीएम से तो मेरा ख्याल है पीडीएम खुद भी मायूस हो चुकी है। और उस दिन शहजाद इकबाल ने बड़ा अच्छा एक सेगमेंट किया, एक थी पीडीएम, तो पीडीएम तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट अब जो है वो उनकी फातिहा ख्वानी रह गई है। बाकी तो पीडीएम का तो अब क्रियाक्रम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जो बात है, आपने ये जो इलेक्शन कमीशन का कहा, देखिए काशिद, ये बड़ी बुरी बात है। आप इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने तो इलेक्शन नहीं कराए, और अब जो इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं ये लगे भी आपके दिए हुए नाम के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन किसी और वजह से जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपकी लड़ाई किस वजह से जा रहे हैं जुबैर साहब? जरा मैं ये भी बता दूं, सुना कि पीपल्स पार्टी और नून को भी फॉरेन फंडिंग केस में बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने। वो तो आने ही सर जी जरूर बुलाएं, हम नंगा नहीं करके इनको नंगा करके छोड़ेंगे। 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस का ये चुप रहे थे,
कल इन्होंने बड़ी खूबसूरती से एडमिट कर लिया कि हाँ है तो इलीगल, लेकिन हमारा कसूर नहीं है, हमारे एजेंट्स का कसूर है। भाई आप ये 2014 दिसंबर में जवाब दे देते। अब जबकि बिल्कुल रेड हैंडेड पकड़े जाते ना विद देयर पैंट्स डाउन, तो वो वाला मामला आ गया, तो इन्होंने कहा कि जी वो तो एजेंट्स बताएंगे, तो आप ये जवाब जमा करा देते 6 साल पहले बता देते आखिरी, आपके लिए प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और मैं एक चीज का जवाब दे दूंगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज फवाद सर इकोनॉमी का प्रोग्राम नहीं मेरा आखिरी है। फवाद साहब से मैं ये पूछ रहा हूं, फवाद साहब जवाब पहले क्यों नहीं दिया आपने जो अब जाके दे रहे हैं इलेक्शन? डिटेल में पहले दिए हुए हैं सारे जवाब, वो तो ऐसे खबर कल छपी है, जुबैर साहब ने अभी पढ़ी है, फिर कहेंगे कि मुझे ये ना कहा करो कि पहले मैंने क्या कहा है, वो असल में खबर कल अच्छा दूसरी बात यह है कि ये पीटीआई तो एक पार्टी है जो इमरान खान तो एक फंडिंग करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो तमाम जो फंडिंग है स्पेशली ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो हमें फंड करते हैं। ये पीएमएलएन की जो फंडिंग जब अभी 18 को केस लगेगा तो आपको एहसास होगा कि नवाज शरीफ साहब ने पार्टी अकाउंट को भी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो देख लेंगे 14 करोड़ अपना तो जवाब दे दे, 6 साल से चुप के बैठे हुए थे, तो स्टे क्यों ले रहे थे? जो स्टे क्यों ले रहे थे? जवाब दे देते। पार्टी अकाउंट में डाला और फिर वापस निकलवा लिया। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की फंडिंग का जवाब उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं कि कौन फंडिंग आती है और कहां से आती है। तो ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से पीटीआई की फंडिंग को चैलेंज करना, जहां पे लोग $10 देते हैं, $5 देते हैं और एक पूरा नेटवर्क है पीटीआई का, वर्कर्स का, ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से ये इल्जाम तो वैसे ही एक बिल्कुल समझिए जुबैर साहब क्विकली क्लोजिंग एडवोकेट है, आप क्यों लगा रहे हैं, लेकिन मसला ये कि क्या ये इस इशू पे फर्ज करें ये फॉरेन फंडिंग, लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकंड कि एक पीटीआई है तो उसको तो बैन हो जाना चाहिए। अगर तीनों के बाहर से फंड आ रहे हैं, अगर अनएक्सप्लेन्ड फंड्स हैं, क्या सब पार्टीज को बैन हो जाना चाहिए इस फॉरेन फंडिंग के ऊपर? पहली बात यह है काशिफ अब्बासी, हम केस उसकी बात कर रहे हैं जो इस वक्त पेंडिंग केस है, जो नवंबर या दिसंबर 2014 में अकबर साहब ने किया था पीटीआई के खिलाफ। हम उस केस की बात कर रहे हैं, हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें ये छुपते रहे हैं, जिसमें ये जाके स्टे लेते रहे हैं, जिसमें ये कॉन्टेस्ट करते रहे हैं कि हम जवाब दें। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना ठीक हो गया कि हम उस केस करें जो पीटीआई के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.